हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। वन दरोगा वीडियो सीरीज के अंतर्गत, उत्तराखंड वन दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम आज बात करेंगे फ्रेंड्स पशु प्रजनन और चयन पर, जो कि यूनिट में दिया गया है। और पशु प्रजनन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या चीज़ें हैं समझने वाली, हम उसको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने 5 वीडियो में बना चुका हूँ, ये 6वीं वीडियो। आप देखिए इसको और नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए पशु प्रजनन क्या है। ठीक है, तो पशु प्रजनन के अंतर्गत ध्यान रखिए, अभी चयन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पशु प्रजनन के अंतर्गत उत्पादन, पालन और देखभाल। ठीक है, पशुओं का उत्पादन, पशुओं के उत्पादन कैसे हो या पशु कैसे बढ़े, ठीक है, पालन कैसे हो और देखभाल कैसे हो। ठीक है, ये मैंने 3 कैटेगरी की और पशु प्रजनन के अंतर्गत इन तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पालन के अंतर्गत दूध देने वाले पशु और कृषि कार्य करने वाले। सामान्यतः जो पशुओं का पालन किया जाता है वो 2 उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, दूध देने वाले और कृषि कार्य करने वाले। नॉर्मली इसके हटके एक है मांस देने वाले। ठीक है, लेकिन मेनली जो मुख्य हैं वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हैं जो पशुओं को हम पालते हैं। इसके बाद देखिए देखभाल, बीमारियों से और चारा देकर। जिस प्रकार पौधों में बीमारी है, मनुष्य पर बीमारी लगती है, उसी प्रकार जानवर पर बीमारियां लगती है, उनसे देखभाल कैसे करें, तो ये पशु प्रजनन के अंतर्गत कंप्लीट आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आज शुरू करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो पशु प्रजनन के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में पशु पालन की स्थिति क्या है, या पशुधन क्या है। इसको पशुधन भी हम कह सकते हैं। पशुधन, भारत में पशुधन कितना है, ठीक है, कितने पशु हैं या पशु गणना कब होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से और 5 साल तक 1956 तक चली थी। ठीक है, इसमें पशुओं के उत्थान के लिए मूल ग्राम योजना शुरू की गई। 1951 में पशुओं के उत्पादन के लिए मूल ग्राम योजना शुरू की गई। 1951 आप लिख देंगे, पशुओं के उत्पादन के लिए मूल ग्राम योजना। जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं उनको आप नोट कर लीजिए। मूल ग्राम योजना शुरू की गई, ये पशु विकास के लिए था, स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद क्या हुआ, 1964-65 में, 1964-65 में एक कार्यक्रम चला, सघन पशु विकास कार्यक्रम। सघन पशु विकास कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कार्यक्रम, आप इसको नोट कर लेंगे। सघन पशु विकास कार्यक्रम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान ये सब पशु उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के लिए काम चल रहा है भारत में। ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए भी चल रहा है और पशु उत्पादन के लिए चल रहा है। 1970 में क्या होता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है 1970 में, और 70 में ही डेयरी निगम बनता है। ठीक है, 70 में ही डेयरी निगम बनता है। तो आप इनको पहले नोट कर लीजिए, ठीक से आप इनको पहले नोट कर लेंगे। और ये क्यों बने थे मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, आप ये समझ गए होंगे ये क्यों बने थे। ठीक है, ये समझ गए कब बने थे, 1951 में, 64-65 और 70। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको नोट कर लेंगे। ये 100% एग्जाम में आ सकता है ये वाला, कि सघन पशु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 1970 की बात है, आपने सुना होगा 1970 में, 1970 में ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन बाढ़ हम कह रहे हैं इसको, ऑपरेशन बाढ़ या दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में श्वेत क्रांति चली थी। ठीक है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दुग्ध भंडार को बढ़ाना था। क्यों दुग्ध भंडार को क्यों बढ़ाना था, क्योंकि भारत में उस समय दूध की कमी थी। कह सकते हैं भारत में दूध की कमी थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देखा गया जो औसतन जो निर्धारित है वो 220 ग्राम पर व्यक्ति, कम से कम एक आदमी को 220 ग्राम दूध अनिवार्य रूप से होना चाहिए था, एक मानक के अनुरूप पर व्यक्ति 220 ग्राम दूध होना चाहिए था। लेकिन यह देखा गया कि इससे कम, स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि इससे कम क्या है, दूध भारत में है। इसलिए श्वेत क्रांति शुरू की गई, दुग्ध क्रांति शुरू की गई, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड कह रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन बाढ़ इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये कारण था कि 1970 में, ध्यान रखिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा। ठीक है, जो कि एक कृषि विज्ञानी भी थे। और इसी के साथ
ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसको 3 चरणों में चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया गया 1970 से 78, इस प्रकार इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कब चलाई गई 1970 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद जो अभी हाल ही में पशुगणना हुई थी रिपोर्ट में, उसकी थोड़ा उसके आंकड़े आपको बता देता हूँ। पशुगणना रिपोर्ट के अंतर्गत ध्यान रखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, 2020 में, सॉरी 2018-19 में 20वीं 2018 में हुई थी और 19 में रिपोर्ट आई थी 20वीं पशुगणना। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि सबसे पहले पशुगणना 1919 में हुई थी। सबसे पहले पशुगणना 1919 में हुई थी। तो आप देख लीजिए 2019 में 100 साल हो जाएंगे और 100 का भाग 5 से 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार, लगभग 20वीं नंबर की है इस साल। इस साल का मतलब ये कि 19 में, तो 19 में जारी की गई। आप देख लीजिए 100 साल बाद 20वें नंबर की होगी, ठीक है। तो 2019 में जारी की गई, उसके आंकड़े जारी हुए। तो इसके आंकड़े आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक पशुधन भारत में ही है, ठीक है। पशुधन के हिसाब से इसमें ये बोला गया, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या ये पाई गई वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या ये कहां पाई गई फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पिछले वर्ष के मुकाबले, क्योंकि 2019 से पहले 2012 में 5 साल पहले 12 में हुई थी, तो उस 2012 से 19 में 0.8% की मवेशियों में वृद्धि पाएगी, मतलब पशु बड़े हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि पशु यहाँ पर बड़े हैं। 2012 में और 2019 में इतने का अंतर था, मतलब 19 में ज़्यादा थे, ठीक। ये 2 चीज़ आप याद कर लेंगे, पशुधन, ठीक है। सर्वाधिक मवेशी पाए गए हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सर्वाधिक मवेशी कहाँ पाए गए फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में पाए गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो पशुगणना प्रत्येक 5 साल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी की जाती है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आपने इतना याद रखना है। और पशु प्रजनन को ध्यान रखिए, पशु प्रजनन को एक नाम दिया गया है स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग नोट कर लीजिए इसको भी, पशु प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है, इसको भी ये फैक्ट नोट कर लेंगे। मतलब हम स्टॉक फार्मिंग के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसमें कौन कौन से पशुओं के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा इसमें और फैक्ट भी मैं लिखाता हूँ आपको, फैक्ट, क्योंकि बाद में भी काम आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ जब हम करेंगे। तो पहले फैक्ट हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, और तब हम दूध देने वाले जो नस्लें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फैक्ट में जो हम अभी इसमें पढ़ेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे, या उससे पहले मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखिए, मैं कह रहा था कि पशु प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो एक मिशन चलाया गया था, आपको याद होगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्योंकि पशुओं संबंधित है और ये गोकुल मिशन एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये चलाया गया था, आप इसको नोट कर लेंगे, 28 जुलाई 2014 को, ठीक है। 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य एक बार पीछे से पूछा गया है ये, ठीक है, पीछे से पूछा गया है प्री में। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो स्वदेशी नस्लें हैं, जो पशुओं की या मेनली गाय भैंस की स्वदेशी नस्लें हैं, उनमें सुधार करना था या उनके उत्पादन को बढ़ाना था, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गोकुल मिशन को ये यहाँ से कनेक्ट कर सकता है, गोकुल मिशन आ सकता है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो 2014 में गोकुल मिशन शुरू किया गया था और 2014 में ही इसी के साथ साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन का शुभारंभ किया गया इसी वर्ष। तो आप नोट कर लेंगे, ये दोनों एक साथ चले थे, राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014 और राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को भारत सरकार द्वारा देसी नस्लों को सुधारने या उत्पादन को बढ़ाने, उनका संरक्षण करने से ये मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। नोट कर लिया आपने, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए, हमने इसमें किन किन जानवरों के बारे में पढ़ना है या किन किन पशुओं के बारे में इसमें सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि पशु बहुत सारे हैं तो सारे पशु एग्जाम में नहीं पूछे। तो फ्रेंड, सिलेबस के अनुसार हम
कुछ विशेष जानवर के बारे में पढ़ेंगे। जो पशु दिए गए हैं उसमें, उनमें कौन कौन से पशु शामिल है। देखिए, एक तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा जो दिया हुआ है उसमें गाय के बारे में, और एक उसमें भैंस दिया हुआ है, और उसमें मधुमक्खी दिया है, चौथा उसमें मत्स्य दिया है, मत्स्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, मछली पालन से दिया हुआ है, और पांचवा दिया है किससे, मुर्गी से। ठीक है, पांचवा मुर्गी। तो इन पर हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में, कुछ कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं। तो गाय, भैंस, मधुमक्खी, मछली और मुर्गी, इनकी प्रजातियां किस काम आते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो आज हम गाय वाला पढ़ लेते हैं। पहले गाय की प्रजातियां कौन कौन है, दूध देने वाले और कृषि कार्य करने वाले। तो देखिए फ्रेंड, गाय की 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। गाय की 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, आप नोट कर लो। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, गाय की जो नस्लें हैं, देसी नस्लें। तो गाय की देसी नस्लों में दूध देने वाले, ठीक है, दूध देने वाले कौन कौन हैं आप देखिए, और जो कृषि काम करते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो दूध देने वाले में देखिए गाय की जो नस्लें हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दूध देने वाले में पहला लिखिए साहिवाल, पहला आप लिख दीजिए साहिवाल। दूसरा लिख दीजिए फ्रेंड्स आप गिर, दूसरा गिर हो जाएगा। तीसरी जो देसी प्रजाति है, देसी प्रजाति आप नोट कर लीजिए, तीसरी हो जाएगी रेड सिंधी, रेड सिंधी या लाल सिंधी भी इसको कहते हैं, और चौथा हो जाएगा देवनी, चौथा हो जाएगा देवनी। तो ये गाय की प्रजातियां हैं, दूध देने वाली गाय की देसी प्रजातियां हैं। ठीक है, गाय की दूध देने वाली देसी प्रजातियां हैं। अब जो गाय की प्रजातियां, देखो हम गाय पढ़ रहे हैं अभी, तो गाय की जो और प्रजातियां हैं कृषि वाली, अभी हम देसी पढ़ रहे हैं। गाय की जो और प्रजातियां हैं कृषि जो करती हैं, वो नाम आप लिख देंगे। वो नाम है फ्रेंड्स मालवी, और दूसरा अमृत महल। ये 2 प्रजातियां कृषि कार्य वाली होती है। ठीक है, और एक प्रकार वो होता है जो दोनों काम में आता है। ठीक है, कृषि काम में भी और दूध देने में भी आप कह सकते हैं। द्विकाजी आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, उनके बछड़े भी पाले जाते हैं। ठीक है, बछड़े उनके भी काम वाले होते हैं, द्विकाजी उनको कहते हैं। द्विकाजी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन द्विकाजी में आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट उसमें गाय की किस्म है। ये पूछ सकता है कि ये किस्म किसकी है, आपको ये पता होना चाहिए। द्विकाजी जो दोनों काम कर रहे हैं, कृषि वाले भी और दूध देने वाले आप कह सकते हैं, ये जिनके बछड़े भी पाले जाते हैं। द्विकाजी के अंतर्गत एक गाय की प्रजाति इंपॉर्टेंट है, थारपारकर, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। थारपारकर कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, राजस्थान में। और एक आप याद कर लीजिए कांकरेज। ठीक है, कांकरेज भारी नस्ल है गाय की। तो थारपारकर द्विकाजी गाय में आता है, जो कि राजस्थान के सूरतगढ़ के आसपास का एरिया में है। तो देखिए फ्रेंड, गाय की जो हमने प्रजातियां पढ़ी है, देसी में साहिवाल, गिर, रेड सिंधी या लाल सिंधी और देवनी, कृषि कार्य में मालवी, अमृत महल, और द्विकाजी में थारपारकर और कांकरेज। ठीक है, ये गाय की कुछ देसी नस्लें मैंने आपको लिखाई थी। इनमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन देसी है। और अगर मैं गाय की विदेशी नस्ल की बात करूं, तो गाय की विदेशी नस्ल में आ जाएगा जर्सी, आएगी फ्रेंड्स विदेशी नस्ल। ठीक है, तो जर्सी कौन सी नस्ल है, विदेशी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप विदेशी नस्लों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, और देसी गायों की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इनमें संकरण आप कह सकते हैं, एक तरीके से संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो इनका एक जो कृत्रिम गर्भाधान जैसा कराया जाता है, साथ ही एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। जैसे अगर हम देसी नस्ल में लेंगे लाल सिंधी, रेड सिंधी लेंगे, और विदेशी हम जर्सी लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो गर्भाधान या प्रजनन करा के एक नई किस्म बनेगी, वो बनेगी जरासिंधी या जरसिंधी एक गाय की नस्ल बनी है। ठीक है, जरसिंधी या जरासिंधी एक गाय की नस्ल बनी है। तो ये गाय कैसी होगी, इन दोनों का कंबाइंड होगी। देखिए आप ऐसे कराया जाता है। ठीक है, ताकि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा मिले और दूध भी ज़्यादा मिले, क्योंकि भारतीय नस्लें दूध कम देती हैं अपेक्षाकृत विदेशों के। ठीक है, तो ऐसे ही जरासिंधी ये क्या है, एक मिलीजुली किस्म है गाय की। ठीक है, क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है। एक एनडीआरआई ने एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड में, करण स्विस नाम से एक गाय की
प्रजाति की खोज की है, करन स्विस की नई प्रजाति की गाय बनाई है, ठीक है, करन स्विस। और ये बनाई है फ्रेंड्स एनडीआरआई ने। एनडीआरआई फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये है करनाल में। करनाल, ये एग्जाम में उत्तराखंड में पूछा गया है। तो करनाल में जो संस्थान है एनडीआरआई ने एक करन स्विस गाय की प्रजाति बनाई थी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, 2009 की बात है। तो आप इसको देख लीजिए। ऐसे ही हमारे पास एक नई गाय ये जो आ जाती है जरासिंधी, इन दोनों का मिक्स रूप, ठीक है, क्योंकि कृत्रिम रूप से कराया जाता है, ठीक है, जैसे पौधों में संकरण वगैरह होता है तो इनमें भी पशुओं में भी कराया जाता है, ठीक है, पशु प्रजनन इस तरीके से, ताकि हमें एक नई प्रजाति मिल जाए। द्विकाजी में थार परकर याद कर लेंगे आप, कृषि वाले में मालवी अमृत महल, और दूध देने में साहिवाल, गिर, रेड सिंधी या लाल सिंधी और देवनी। लाल सिंधी को लिया है यहाँ पर और यहाँ जर्सी को लिया हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी हम इसके वस्तुनिष्ठ फ्रेंड अभी नहीं करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में ये संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठ मैं इसके बनाऊंगा और पूरे जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो किसान कृषि कार्य हुए हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। कृषि कार्य के अंदर क्या क्या कार्य किए गए हैं, ठीक है, तो कृषि कार्य में क्या क्या काम हुए हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद देखिए फ्रेंड, भैंस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम आज केवल 2 जानवर डिस्कस करेंगे, गाय और भैंस। गाय में मैंने आपको बता दिया तो 3 तरीके की हैं, दूध देने वाले, कृषि वाले और द्विकाजी जो हुए। द्विकाजी मतलब जो दोनों काम करें, कृषि कार्य भी, ठीक है, और खेती वाले काम भी जो करें, दूध भी दें, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे भैंस, ठीक है। तो भैंस भारत के पशुओं में मुख्य पशु में भी आता है, ठीक है। भैंस से हमें दूध मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भैंस की 2 प्रकार की नस्लें हैं, एक है भारतीय और दूसरी है विदेशी, ठीक है। एक भारतीय है, एक विदेशी है, विदेशी भैंस। ध्यान रखें फ्रेंड, भैंस में जो भारतीय नस्ल है उसको हम जल भैंस कहते हैं, ठीक है, और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये केवल नाम है इनका, दलदली भैंस कहते हैं विदेशी भैंस को, और जल भैंस कहते हैं किसको? भारतीय भैंस को, ठीक है। इसको आप एक फैक्ट नोट कर लेंगे, भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंसों पर अनुसंधान के लिए भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान आप नोट कर लेंगे, हिसार में है और हिसार पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया होगा। तो भैंस की जो नस्लें हैं, जो भारतीय नस्लें हैं, एक भारी में एक हल्की में आपको बताऊंगा। तो भैंस की जो भारी नस्ल है, जो मेन हम पढ़ेंगे, भारी कौन है और हल्की कौन कौन है, ठीक है। भारी और हल्की हम पढ़ेंगे। तो भारी और हल्की नस्लों के अंतर्गत, भारी में नस्लों में हम पढ़ेंगे मुर्रा, नीली रवि और जाफराबादी, ठीक है। जाफराबादी ये कौन सी नस्ल है? भारी है, ठीक है, ये भारी भैंसों में आता है। हल्की में कर लेंगे भदावरी, सुरती, महसाना, ठीक है। भदावरी, सुरती और महसाना भैंस की ये जो नस्ल है हल्की नस्ल है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें नागपुरी भी आप लिख लीजिए, नागपुरी। तो ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, कौन देसी है या कौन भारी है, कौन हल्की है, सब देसी नस्लों में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये पूछ सकता है आपको। भारतीय भैंसों को हम कह रहे हैं जल भैंस, विदेशी को कह रहे हैं दलदली भैंस, ठीक है। भारतीय भैंसों की नस्ल आपको बता दें, सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है भैंस की वो है मुर्रा, ठीक है। मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। तो गाय और भैंस की हमने नस्ल पढ़ी, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके बारे में जो आगे कीट पालन में रेशम और मछली पालन, पशु मत्स्य वगैरह हम पढ़ेंगे, इसमें मुर्गी पालन भी आएगा। और उसके बाद उसी वीडियो में आपको इनके वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है और हमारी यूनिट थीम एक जो भोजन थी वो इसी प्रकार समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा भारत में पशुधन, पशु विकास, सघन डेयरी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वो शुरू हुआ था। आप इसको नोट कर लेंगे, एक फैक्ट आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, एक फैक्ट नोट कर लेंगे आप कि 1964-65 में मैंने आपको बताया था सघन पशु विकास कार्यक्रम हुआ, ठीक है। सघन पशु विकास कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चला उस समय, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद योजनाओं का आसरा। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में
दुग्ध क्रांति चली या ऑपरेशन फ्लड चला तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1970, अर्थात पंचवर्षीय योजना से हम इसको कनेक्ट करेंगे बाद में, ये मैं वस्तुनिष्ठ में करूंगा क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है। आज आपने केवल गाय और भैंस की नस्ल पढ़ी, ठीक है, इनकी पालन देखभाल बीमारियों से हम आगे पढ़ लेंगे कि बीमारियों से कौन सी लगती है और कैसे इसका उपचार हो, ठीक है। उत्पादन हम कैसे करें, उत्पादन अर्थात यह है कि देखभाल कैसे हो, ठीक है। पशु का उत्पादन है कि उनमें प्रजनन करा के या एक नई किस्म बना के, जैसे हमने इनसे बनाई थी गाय से, रेड सिंधी से और जर्सी मिला के, ठीक है, जर्सी मिला के जर सिंधी हो गया। तो एक हमने ऐसी नस्ल बना दी जिनसे हमें दूध मिले और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो गाय और भैंसों में और अन्य जानवरों में कुछ बीमारियां भी लगती हैं, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो गाय और भैंस से संबंधित हम प्रश्नोत्तर जो भी हम आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भैंस का एक आप नोट कर लीजिए फैक्ट कि भारत की या विश्व की ही पूरी वो विश्व की पहली क्लोन भैंस रूपा थी, ठीक है। क्लोन का अर्थ है कि एक ही जैसे दो जीव हम बनाते हैं लैब में, ठीक है, एक ही जैसे दो जीव हम बनाते हैं, ठीक है, एक का डीएनए लेके और दूसरे का लेके और एक नया हम उसमें निषेचन करके उसको बनाते हैं। तो भारत या विश्व की पूरी भारत या विश्व की पहली क्लोन भैंस आएगी जो समरूपा है, जो कि एनडीआरआई द्वारा बनाई गई थी। एनडीआरआई है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भैया भारतीय, जो कि कहाँ है, करनाल में बताया था आपको। तो उसके द्वारा ये विकसित की गई थी, जिसके द्वारा गाय की प्रजाति बनी करन स्विस। इंपॉर्टेंट है एनडीआरआई, एग्जाम में ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किसने बनाई, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड में ये कि गाय की ये नस्ल किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो इस नस्ल में कौन सी बीमारी लगती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाय और भैंस हमने पशु के अंतर्गत पढ़ा, जो कि पशुधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुग्ध उत्पादन का अर्थव्यवस्था में योगदान है, कृषि और पशुपालन का योगदान है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पशुपालन का ज़्यादा योगदान है, इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मत्स्य, रेशम इत्यादि इनके बारे में, उनके वस्तुनिष्ठ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक थैंक यू।